नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम धाद लाइव संवाद में जुड़ेंगे अपने पुनरुत्थान के 2 साथियों के साथ विमल कांडपाल जी और सुजाता भारती जी से। उनसे मिलने से धन्यवाद आप। पहले मैं आपको पुनरुत्थान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारा पुनरुत्थान का कार्यक्रम जो है वो धाद संस्था जो है आयोजित करती है और उसको प्रायोजित करते हैं हमारे समाज के कुछ संवेदनशील व्यक्ति। इस तरह से हम कई बच्चों को जो अपने माता-पिता को केदारनाथ आपदा में खो चुके थे, उसके अलावा भी बहुत से बच्चे जो कि जिनके माता-पिता नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं, उनकी सहायता की जाती है इसमें। तो चलिए मिलते हैं अपने 2 साथियों से, विमल जी और सुजाता जी से। नमस्कार मैम। तो आपका स्वागत है सुजाता जी और विमल जी। सुजाता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। हाँ, आज की सुजाता और जो आज से 40 साल पुरानी थी उसमें बहुत फर्क है। 40 साल पहले जब मैं पढ़ रही थी तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट था, एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस था और उस वजह से एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस होने की वजह से घर में हम लोग पढ़ते बहुत थे। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने ज्वाइन किया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एज एन डब्ल्यू असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसी कंपनी में मैंने 2022 में सुपर एनुएट हो गई, यानी रिटायर हो गई एज रीजनल मैनेजर। करंटली मैंने आजकल मैं रह रही हूँ देहरादून में, अ रिटायर्ड लाइफ, एंजॉयिंग माई सेल्फ। आई कीप माई सेल्फ बिजी, योगा करती हूँ, डांस करती हूँ, पढ़ती हूँ। बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि आप जब सर्विस में होते हो आप सर्विस रिलेटेड पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसके बाद आप पढ़ नहीं पाते हो। अब मैं संस्कृत और उपनिषद पढ़ना चाहती थी, तो वो कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से धक्का मार के पढ़ लूं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपसे हमारे बहुत से देखने वाले बच्चे भी और बहुत से अभिभावक भी हो सकता है प्रभावित और प्रेरित हों। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप बहुत ही सक्रिय हैं अपने रोज की जीवन शैली में और उसको जो है आपने बहुत बोरिंग ना बना करके काफ़ी वैरायटी का बना रखा है कि जिसमें आप काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, संस्कृत भी पढ़ रही हैं, उपनिषद उसकी वजह से आप पढ़ पा रही हैं और बहुत से अपने शौक जो आप उस समय पूरे नहीं कर पा रही थी, उसको पूरा कर रही हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। अब हम विमल जी से भी पूछना चाहेंगे कि विमल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। मैम, मैं विमल कांडपाल और बागेश्वर कांडा का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और उत्तराखंड लिमिटेड में कर्णप्रयाग में जेई के पद पर कार्यरत हूँ। और इससे जी। पहले मेरी जो विद्यार्थी शिक्षा है वो अपने गांव में और कई सारे स्थानों पे उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर हुई है। और उसके बाद में इंटरमीडिएट के बाद में मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और उसके पश्चात 2016 में डिप्लोमा पास आउट करने के बाद में मैंने 1 साल तक प्राइवेट कंपनी में काम किया एज ए जूनियर इंजीनियर आप कह सकते हैं। उसके बाद मैं तैयारी जी। के फील्ड में आया, फिर मैंने 3 से 4 साल तैयारी करी और तैयारी के साथ-साथ मैंने पार्ट टाइम एक एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से अभ्यर्थियों से मैं जुड़ा और वहाँ से थोड़ा-सा मैं एजुकेशन मतलब उत्तराखंड के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी थी वो भी करवाता था और साथ में अपनी तैयारी भी चलती थी। उसी बीच बहुत 2021 सुंदर। में हमारी जॉइनिंग हुई और अभी प्रेज़ेंट में 3 साल हो चुके हैं हमारी जॉइनिंग को और अभी मैं कर्णप्रयाग में पोस्टेड हूँ। और धन्यवाद आपका मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और धात जैसी संस्था के साथ जोड़ने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने रोज़गार को चुनने से पहले भी काफ़ी काम किए हैं और कई जगह जुड़े, कई तरह का आपने अनुभव लिया। ये जान के बहुत अच्छा लगा और हमारे जो सुनने वाले बच्चे हैं, उनको भी आपसे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस तरह से अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे।
तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि विमल कांडपाल जी जो है, करिश्मा है जो चमोली से है, स्नातक कर रही है, उसकी पढ़ाई को प्रायोजित करते हैं। और सुजाता भारती जी हमारे पुनरुत्थान के 5 बच्चों को प्रायोजित करती हैं, उनकी शिक्षा का भार संभालती हैं। तो उसमें अलाइशा है जो कि देहरादून से है और कक्षा 9 में है। शिवांगी और हिमानी उत्तरकाशी से हैं। शिवांगी कक्षा 6 में है और हिमानी कक्षा 3 में है। इसके अलावा पुष्पदीप और नवदीप जो कि चमोली से हैं। पुष्पदीप एलकेजी में है और नवदीप 8 क्लास में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समाज के 2 बेहतरीन एक युवा और एक अनुभवी व्यक्ति जो है हमारे पुनरुत्थान के कार्यक्रम में बच्चों को किस तरह से सहयोग दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जज़्बा है जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो आपका आभार धार की तरफ से हम आप दोनों का आभार करते हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं, शिक्षा के महत्व को बच्चों के जीवन में जानते हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं सुजाता जी से पूछना चाहूँगी, जैसा उन्होंने शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने जब पढ़ रहे थे तो उस समय बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझते हुए अपने को फ़ोकस रखा, अपने को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रखा और उन्होंने समझा कि पढ़ाई का जीवन में क्या महत्व है। और उसी के बाद उन्होंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद संभाला न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी बचपन से फोकस है, केंद्रित है अपने गोल पर कि मुझे मेरा उद्देश्य ये है और मुझे इसको पाना है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं सुजाता जी से, जिससे कि हो सकता है हमारे बच्चों को इससे प्रेरणा मिले। तो सुजाता जी, आप अपने बचपन में जिस तरह का या आप विद्यार्थी जीवन में जिस तरह का आपने जीवन जिया या जो अनुभव आपको मिले, उसको आप आज के जो बच्चे हैं, उनसे किस तरह से काफ़ी डिफरेंट पाती हैं? मतलब आपको लगता है कि ये अलग है, हम ऐसे थे या इस समय आजकल ऐसा चल रहा है? जब हम पढ़ रहे थे तो तब उस जी, वक़्त 40 साल हो गए उस बात के भी, तो आप ये सोच जी। लीजिए कि उस वक़्त हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस थे। हम लोग क्या कर सकते थे, उतने हमारे पास एवेन्यूज़ नहीं थे और उतनी अगर एवेन्यूज़ थे या नहीं थे, हमें जानकारी भी नहीं थी। आजकल की डेट में तो आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। हम लोगों के लिए तो आप यही कर सकते हो, वही कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली सबसे पहले यूपीएससी करना चाहती थी, माने मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। तो आप ये सोचिए, करना आप कुछ चाहते हो, फिर सिचुएशन कुछ आ जाती है, फिर आप उसको अपने आप को नई सिचुएशन में ढालते हो। जो मैं करना चाहती थी जरूरी नहीं है मैं वही करूंगी। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आप आज जो सोच रहे हो सकता है वो ना हो। जी। तो ये नहीं है कि अगर ये नहीं है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर आप उससे हेल्प लीजिए, आप किसी से गाइडेंस लीजिए। जब तक मैं गाइडेंस की एज में आई और मैं यूपीएससी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो जी। फिर दूसरे गाइडेंस लिया। उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं हो रहा है, अच्छा ये ट्राई कर लो, अच्छा ये ट्राई कर लो, अच्छा ये ट्राई कर लो। तो गाइडेंस मिलती रही, रास्ते बनते गए। बहुत सुंदर, आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो बात कही है, ये कई बच्चों के साथ हो सकती है कि आप सोचते कुछ हैं, लेकिन परिस्थिति उस समय क्या पड़ती है और आपकी कैसी अवस्था होती है कि आप किस दिशा में ढल जाते हैं। और इसके लिए आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस परिस्थिति के साथ किस तरह से समझौता करते हैं और अपने को ताकतवर परिस्थिति में अवस्था में रखते हुए उसमें मुड़ जाते हैं या झुक जाते हैं या उसके अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई जो कि आपने अपने अनुभव से बताई है। और ये बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता भी है। तो हमें हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, ताकतवर बन करके और बड़ी दृढ़ता के साथ उससे मुकाबला करना चाहिए। तो ये हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी सीख है। अब मैं विमल जी से पूछना चाहूँगी। विमल जी, आप अपना थोड़ा-सा वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा, है ना? थोड़ी-सी आवाज़ आपकी हल्की धीमी आ रही है। ठीक है मैम। हाँ,
भीमा जी, जैसे कि आप तो युवा हैं और आप अपने समय में और आज के समय में कोई खास जैसे बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं लग रहा होगा। लेकिन फिर भी एक समय के बाद जैसे आजकल हर नए समय में कुछ न कुछ नया घटता रहता है। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के बच्चे आपसे किस तरह से आगे हैं या उनको क्या सुविधा आपसे ज़्यादा मिल रही है? मैम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैम ने कहा कि जो उनके टाइम पे चीज़ें थी, जैसे 40 साल पहले का उनके टाइम पे एज डिफरेंस है हमारा, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल। सुविधाएँ बहुत कम थी और ऑप्शंस भी बहुत कम थे। लेकिन हमारे टाइम जी, पे सुविधाएँ अच्छी थी, लेकिन ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज हैं। क्योंकि अभी इंटरनेट या मेनली आजकल हम जो ई-एजुकेशन कहते हैं, तो ई-एजुकेशन जी, आजकल टॉप पर है और 2016 के बाद आई थिंक 2017-18 तब से ई-एजुकेशन, जब खासकर जब कोरोना हुआ, उसके बाद में जब कोविड हुआ, उसके बाद में जी, ई-एजुकेशन बढ़ रहा है। और ई-एजुकेशन एक एजुकेशन में एक इतनी प्यारी चीज़ मुझे लगती है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप ई-एजुकेशन से कर सकते हैं। और पहले क्या था कि जब हम लोग भी, हमारे टाइम पे भी जो कोर्सेज़ चलते थे या कॉलेजेस होते थे, तो जैसे मेरा भी एक जो पृष्ठभूमि है, वो गाँव की पृष्ठभूमि थी, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हमने करना क्या है। हमने हाई स्कूल किया, तो साथ वालों ने मैथमेटिक्स लिए, किसी ने बायो लिया, किसी ने आर्ट लिया, तो हमने भी उन्हीं के साथ-साथ में मैथमेटिक्स ले ली। उसके बाद में हमने इंटर किया, तो इंटर करने के बाद ये पता चला कि करना क्या है फाइनली। फिर 2 से 3 ऑप्शन थे, हमारे साथ के सारे लड़के, कुछ लोग बीटेक के फॉर्म भरते थे, कुछ डिप्लोमा के फॉर्म भरते थे, कुछ लोग बीए करते थे। तो मेरा भी वही ऑप्शन था, तो मैंने भी तीनों फॉर्म भरे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि गाइडेंस की थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, उतना गाइडेंस नहीं था। हमारे कॉन्टैक्ट में जो थे, हमारे घरवाले जो थे, जैसे हमारे कोई बड़े भाई साहब या कोई हमारे सर मिल गए, तो उनके द्वारा हमें गाइड किया गया कि हाँ, ये आप करेंगे, इसके बाद में ये होगा। हालाँकि मैं एक्चुअलिटी मुझे भी पता नहीं था कि मैं डिप्लोमा करूँगा या बीए करूँगा, तो मैं दोनों में कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या करूँ? लेकिन फाइनली मेरा फिर डिप्लोमा में सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई थी, तो मैंने डिप्लोमा जॉइन कर लिया। तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं जीवन में क्या करूँगा? क्योंकि उस समय पे मतलब गाइडेंस नहीं थी। आजकल तो हमें अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हमें यूट्यूब करना है, गूगल करना है, ऐसे मैम ने बोला, और यूट्यूब में इतने सारे चीज़ें हमें पता चल जाती है। जैसे मैं आज भी कभी-कभी ये सोचता हूँ कि क्यों मैंने मतलब 17-18 साल की उम्र में ये क्यों नहीं सोचा होगा कि मैं यूपीएससी ट्राई करूँ या मैं पीसीएस ट्राई करूँ, या मैंने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के बाद में मैंने ये क्यों नहीं ट्राई किया। तो ये एक चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस समय पे सोचने में और फिर वो चीज़ जब तक एग्ज़ीक्यूट होने में आती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे थोड़ा-सा ये अंतर है कि आज ई सिस्टम है एजुकेशन के लिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं, सपोज़ अगर आप इंटर भी कर ले रहे हैं, उसके बाद में आप कॉम्पिटिशन जॉब की तैयारी भी करते हैं, आप कोई हायर, अगर आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं भी है कि आप अपने आप को एफर्ट कर पा रहे हैं बड़ी पोस्ट के लिए, तो आप उसके साथ में प्राइवेट चीज़ें कर सकते हैं और साथ में ई एजुकेशन से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। आजकल तो आपके जो कोर्सेज़ हैं, आपको कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर से ही आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसके साथ में कॉम्पिटिशन में तैयारी कर सकते हैं, या अपने आप को, जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अपने आप को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, तो वो कोर्सेज़ जो स्टूडेंट है वो अपने साथ-साथ में कर सकते हैं। लेकिन इसका ये एक प्लस पॉइंट है, तो एक इसका हार्मफुल पॉइंट ये भी है कि जो आजकल के युवा मैं खासकर देख रहा हूँ, वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि उनका ये हुँ, है कि जैसे इंटरनेट एक हिसाब से अच्छी चीज़ भी है, उपयोगी भी है, तो वहीं न कहीं कुछ अभ्यर्थी जो हैं या कुछ हमारे जो दोस्त लोग हैं, मैं खुद भी देखता हूँ, वो इंटरनेट का मतलब जितना प्रयोग हो सकता है उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इंटरनेट क्या हो रहा है, मानसिक रूप से उनको क्षतिग्रस्त कर रहा है। क्योंकि इंटरनेट पे वही है, आजकल सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, और फिर गाइडेंस के नाम पे भी चीज़ें ये हैं कि मैं अभी भी थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो उनका ये भी कहना होता है कि अब इंटरनेट में इतने सारे सोर्सेज़ हैं कि हम लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हम कहाँ करें, क्या करें, किसकी गाइडेंस को फ़ॉलो करें, किसकी गाइडेंस को फ़ॉलो ना करें। तो ये चीज़ें भी आजकल हमें देखने वाली है, मतलब ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने करना क्या है, और जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम अपना कितना प्रयास कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे आजकल सबसे अच्छी लगती है। जब मैं तैयारी में था, ख़ासकर जब मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी पे आया था जॉब क्विट करने के बाद में, तो तब भी उस टाइम पे भी यूट्यूब में इतना एजुकेशन का अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। लेकिन आजकल यूट्यूब एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप घर बैठे कोई भी तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी से लेके छोटी जॉब से लेकर के प्राइवेट में अपने ई-लर्निंग, जैसे आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ मिनिमम कॉस्ट पे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो नए अभ्यर्थी, ख़ासकर जो अभी हमारी धात की संस्था है, यह बच्चों से ही जुड़ी हुई है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्किल पे काम करें, आप चीज़ों को लेके घबराएँ नहीं। जैसे मैं अब अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, कि जब मैं स्कूल में था, कभी ऐसा होता था कि स्पीच देने की बारी आती थी, तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं पीछे हटूँ। मैं उन चीज़ों को ना वहाँ पे एनालाइज़ करूँ, कि मुझे स्टेज पे ना जाना पड़े कभी, या मुझे कभी अपनी परफ़ॉर्मेंस ना देनी पड़े। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आज ये सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय पे मैंने उन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी होती, तो कहीं न कहीं मैं
आज जो कभी हम बोलने में हिचकते हैं, जैसे हमें कहीं समाज में खड़ा कर दिया जाए, तो एक प्रॉब्लम होती है हर किसी के साथ। खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पहाड़ों के छात्र हैं, उनके साथ में आपने बहुत ये देखा होगा कि आप उनको अगर किसी से कुछ बोलने को बोलेंगे तो उन्हें सोचना पड़ता है कि यार मैं क्या बोलूँ। वही अगर आप आज के एजुकेशन सिस्टम में भी हम मैक्सिमम में देखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का थोड़ा सा एक गैपिंग है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ये इन चीज़ों पे काम किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट। तो जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो अभी तैयार मतलब अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ भाई बहन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो बचपन से ही ऐसी चीज़ों से डरे नहीं, उनको आगे जाना चाहिए, प्रतिभाग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। भले ही वो स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो, जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ होती हैं, सुलेख प्रतियोगिताएँ होती हैं, भले ही आप जीतें या ना जीतें, जीतने से कोई मतलब नहीं है, प्रयास करना चाहिए। अगर आप अभी से प्रयास करना सीखेंगे, तो निश्चित ही जब तक आप एक मुकाम पर आएँगे, जब आपको अपना बेस्ट देना होगा, उस समय आप बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, आप बिल्कुल आसानी से अपने निर्णय ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैं अपना अनुभव मतलब इसमें साझा कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक्चुअलिटी में ये प्रॉब्लम आती थी। आज मैं सोचता हूँ उस चीज़ को कि मैंने क्यों नहीं कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, क्यों नहीं मैंने कभी स्कूल में जो फंक्शन्स होते थे 15 अगस्त, उसमें कभी स्पीच दिया होगा या गाना गाए होंगे, जो हमारे साथ के दोस्त करते थे। और मैंने ये भी चीज़ देखी है, जो हमारे साथ में उस टाइम पे जो दोस्त हमारे ये चीज़ें करते थे, वो आज के टाइम पे मतलब एक अच्छी पोस्ट पे भी हैं, अच्छी जगह पर भी हैं। और स्कूल टाइम पे हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम और होती है कि हम बहुत बार अपने मार्क्स के हिसाब से जजमेंट करते हैं कि हमारे मार्क्स इतने आ गए हैं या हमारी परसेंटेज इतनी आ रही है, हमने टॉप करना है। तो मैं अभी अगर प्रेज़ेंट टाइम पे देखूँ, तो मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है कि आपने क्या सीखा है, आप क्लास पास कर रहे हैं, मार्क्स कभी भी आपकी लाइफ़ में कोई बैरियर नहीं होते हैं। आज मैं जॉब में हूँ, मेरे से जब से मैं जॉब में लगा हूँ, तब से किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारी कितनी रैंक आई, तुम्हारी कितनी परसेंटेज थी, तुमने क्या किया है, कैसे किया है, कुछ नहीं है। दुनिया या जो लोग हैं बाहरी दुनिया में, आपको सिर्फ़ ये देखा जाएगा कि आप अभी ये हो और इसलिए हो। आपका जो संघर्ष है वो आपको पता है। तो जो हमारे छोटे भाई-बहन हैं, अगर वो अभी से इस हिसाब से अपने को ढालते हुए चलेंगे कि यार हाँ, मेरे को थोड़ा-सा अपने आप को बेटर करना है, स्किल डेवलपमेंट करने हैं, ख़ासकर जैसे आपने अभी बताया कि छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, कुछ-कुछ बड़े भी हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं। तो वो अभी से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ई-लर्निंग जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका यूज़ कर सकते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है, इंटरनेट का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग करने से थोड़ा-सा बचना है और अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बड़े अच्छे अपने विचार करे कि काल कोई भी हो लेकिन हमारा कॉल भ्रमण प्लीज़। समय कोई भी हो, हर समय में परिस्थितियाँ जैसी भी हों, लेकिन चैलेंजेस अलग-अलग होते हैं, चुनौतियाँ अलग-अलग होती हैं। आपने अपने समय में भी हर समय जो आने वाला समय है, हम कहें परिस्थिति हमसे अलग है, लेकिन उस समय भी उनकी चुनौती अलग होगी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि आप एक ऐसे समय में थे जिसमें थोड़ी बहुत जानकारी हमको थी, लेकिन आज के बच्चों के पास हमसे ज़्यादा जानकारी है। और आपने जो एक उम्र में होता ही है, बच्चों में संशय रहता है, थोड़ा बहुत शंका-सी रहती है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ये हर उम्र वाला जो रहता है, इससे गुज़रता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी आपने बढ़िया बताई और ये बहुत अच्छा लगा आपसे सुन कर के कि आपने इस बात की अहमियत को समझा कि अगर बच्चों को बचपन से ज़्यादा एक्सपोज़र मिले, काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, सहभागिता उनकी कई चीज़ों में हो, जैसे कि भाषण प्रतियोगिता में हो, वाद-विवाद में हो, डांस में हो, गाने में हो, तो उससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। एक तरह से उनकी झिझक खुलती है और उनके अंदर एक तरह का आत्मविश्वास आता है, जो कि उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है और वो उनके काम के करने की शैली में भी झलकता है। तो बहुत सुंदर आपके विचार रहे और शायद हमारे पुनरुत्थान के जितने बच्चे जुड़े होंगे या जो सुन रहे होंगे या सुनेंगे इसको बाद में भी, तो उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत सुंदर विमल जी। अब मैं ये पूछना चाहूँगी सुजाता जी से कि जैसे बच्चों का जो फ़ोकस होना चाहिए आजकल के बच्चों का क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अपना इंटरनेट है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है या फ़ोन से भी बातें बहुत ज़्यादा आपस में बच्चे करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे फ़ोकस हम रहें, इनको कैसे हटाएँ अपने सामने से या इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मैम, ये जो फोकस का इश्यू है, ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, ये हमारे लिए भी है। आप मेरी तरफ से देख लीजिए, मैं कभी-कभी अगर ध्यान नहीं दूँ, तो मेरा फोकस कहीं पे पहुँच जाता है, मैं बिज़ी हो जाती हूँ, 10 घंटे इंटरनेट में मालूम ही नहीं होता है कहाँ चले गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको फोकस्ड, हाँ जी, ये इट्स अ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग मीडियम। आपको जी। सबसे पहली बड़ी बात, जो बच्चे हों या बड़े हों,
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज बैरियर। किताबें पढ़िए, किताबों का ये मतलब नहीं है आप अपने मोबाइल पे पढ़िए, नहीं नहीं, फिजिकल बुक पढ़िए। जब तक आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी, इर्रिस्पेक्टिव आप इंग्लिश पढ़ो या हिंदी पढ़ो, आपकी जी। वोकैबुलरी नहीं होगी तो आपका ग्रिप नहीं होगा लैंग्वेज में। और अगर आप किताबें पढ़ोगे तो धीरे 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 आप में एक फोकस आएगा। आप पूरे टाइम तो स्किल डेवलपमेंट या और सब चीज पे नहीं फोकस कर सकते हो। तो विद योर स्टडीज, आप 4th स्टैंडर्ड में हो तो आजकल वो, पहले तो पंचतंत्र और अमर चित्र कथा मिलती जी। थी, जी। आज तो मुझे मालूम नहीं उसका इक्विवेलेंट जो भी हो। एज फिजिकल बुक्स आप पढ़िए, प्रेमचंद वगैरह की अगर आप हिंदी में हैं तो उनकी छोटी छोटी बुक्स भी मिलती हैं बच्चों के लिए। आजकल बच्चों की शॉर्ट स्टोरीज इतनी मिल रही हैं बाजार में, आप वो पढ़िए। देन यू मूव ऑन टू एडल्ट। मैंने जो फोकस रखा है, सबसे बड़ी बात तो मैंने ये रखी है कि मैं पढ़ती हूँ फिजिकल बुक्स। ये नहीं कि सिर्फ काम की किताब, आप नॉवेल पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए। जब जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। लैंग्वेज इज अ स्किल, सबके पास हो सकता है ना हो, लेकिन अगर लैंग्वेज के अगर स्किल है तो आप लैंग्वेज में अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी चाहिए होती है। जैसे मैं 5-6 भाषा बोल लेती हूँ, तो वो मुझे मालूम है कि जब मैं एक नई भाषा सीखती हूँ, 1-2 बार मुझसे गलती हुई कि मैंने ओरल सीखा तो मेरी वोकैबुलरी नहीं बढ़ी, और क्योंकि वोकैबुलरी नहीं बढ़ी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई। एक लेवल तक मैं पढ़ पाई, एक लेवल तक मेरा स्किल डेवलपमेंट हुआ, उसके बियॉन्ड नहीं हो पाया। एंड यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, वर्क लाइफ, एनीथिंग, अपडेशन करना पड़ता है। अपडेशन नहीं करोगे तो जो आपकी जानकारी है वो पुरानी हो गई, और एक बार वो पुरानी हो गई तो आप खुद पुराने हो गए। सही है। तो अगर आप हर 6 महीने में आप अपने लिए नए कपड़े खरीद रहे हो, तो आप अपने दिमाग के लिए एक नई किताब खरीद लो। आप अपना बहुत स्किल सुंदर। डेवलपमेंट करो, जो विमल जी भी कह रहे थे कि आप वो करो। आजकल तो नेट से भी हो सकता है। मैं शायद स्कूल वाली हूँ फिजिकल, तो आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन। ऑनलाइन मैंने 2-3 क्लासेस ज्वाइन की हैं, लेकिन आधे टाइम मेरा दिमाग घास चरने जाता है। होता है ऐसा। तो मैं जी। फिर से वो मैं क्लास में जाती हूँ, वो बेचारा टीचर पढ़ा रहा होता है और हम बच्चों की तरह से ना नोट लिखते रहते हैं, डांट भी खाते हैं। क्या कर सकते हैं, यही होता है। आप जी। ये देखिए, मैंने योगा क्लास ऑनलाइन ज्वाइन की थी, फिर कुछ वेरियस रीजंस, जवाब नहीं दूंगी, सबको मालूम है क्या रीजंस है, सक्सेस नहीं मिली। अब मैं ऑफलाइन जाती हूँ, डांट भी खाती हूँ, मेहनत भी करती हूँ। आने जाने का भी जो ऑनलाइन का एक सहूलियत है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, हाँ आप आराम से अपने घर में करते हो, वो सब गया। मैं जाती हूँ 5:30 बजे सुबह जाती हूँ, घर छोड़ती हूँ, 6 से 7 तक मेरी क्लास है, 7:30 तक मैं घर आती हूँ। तो तकलीफ होती है, आप सुबह तैयार होते हो, उठते हो, जाते हो, ऑल ऑफ दैट, लेकिन यह है कि वो क्लास में बेनिफिट मिल रहा है मुझे, वो जो मैं 1 साल में ऑनलाइन में नहीं कर पाई, माय मिस्टेक, मैं नहीं एडजस्ट कर पाई। आपको अपनी कमजोरी देख के फिर आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाई, बहुत लोग कर पाते हैं। तो अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं अपने लिए फिर मैं दूसरा रास्ता चुनूं, जो दूसरे के लिए वो हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फोकस करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत है, और साथ ही आपने जो एक बहुत बढ़िया बात बताई कि हो सकता है आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, दूसरा ना हो। दूसरा जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप ना हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके साथ सही नहीं बैठ रही है, तो दूसरी चीज़ को खोजें, उसके बारे में सोचें और उसमें आगे बढ़ें।
तो आपने तो हमारे बच्चों को काफ़ी सही और सटीक बात बताई है, जैसा विमल जी ने भी कहा है, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। आपने भी कहा है कि कौशल को अपने बढ़ाना है, वो भाषा कौशल भी हो सकता है। भाषा कौशल बढ़ाने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि हिंदी की हो, इंग्लिश भी हो सकती हैं, और अगर आप किसी और भाषा को जानते हैं, विदेशी भाषा को जानते हैं, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत से स्कूलों में फ्रेंच है, रशियन है, लगी हुई है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और साहित्य से ही हम किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ के ही हम शायद अपने शब्दकोश को बढ़ाते हैं, जो बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि भाषा में 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, बोलना, सुनना और पढ़ना। तो पढ़ना जो है हमारे लिखने के स्तर को बढ़िया बनाता है, सुंदर बनाता है, और सुनना हमारे बोलने के कौशल को बढ़ाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई सुजाता जी, अच्छा लगा, और हो सकता है हमारे बच्चे जो इसे सुन रहे होंगे इस बात को समझेंगे, और हमारे पुनरुत्थान के बहुत से साथी जो हैं वो कोना का जो है, कोना कक्षा का प्रायोजित करते हैं, जिसमें हम किताबें देते हैं, जिसमें सीबीटी और एनबीटी की होती है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें होती हैं। साथ ही बहुत से चंपक है, पराग है, चंदा मामा है, इस तरह की, जिसके बारे में सुजाता जी ने भी कहा कि वो किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए। तो वो एक किताबों को पढ़ने से शायद हमें एक तरह का नया स्तर मिलता है अपने विचारों को फैलाने का और उनसे कुछ सीखने का। क्योंकि हम जब किसी कहानी को पढ़ते हैं, जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा बहुत प्रसिद्ध थे, और वो कहानियों के माध्यम से ही सिखाया करते थे, एक सीख देते थे। हर कहानी का एक लर्निंग आउटकम या एक नीति वाक्य होता था, जिसको उसमें से कुछ ना कुछ एक सार निकलता था और कुछ सीखने का मिलता था बच्चों को। तो ये बहुत ही अच्छी बात सुजाता जी ने बताई है, और मैं अपने सभी बच्चों से जो हमारे पुनरुत्थान के, उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपको किताबें बहुत पढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी वो टेक्स्ट बुक की हो, विषय से संबंधित हो, वो भाषा के लिए भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। अब मैं विमल जी से ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों के लिए, अगर हमारे पुनरुत्थान के जो बच्चे हैं, जैसे आपने तो बहुत सी चीजें बताई बच्चों को कि ऐसा करना चाहिए, इस तरह से कर सकते हैं, और आपने ये भी कहा था कि अगर मुझे पता होता या मेरे समय में यूट्यूब इतना चल रहा होता या ऑनलाइन क्लासेस होती, तो मैं यूपीएससी की तैयारी भी करता। और उस समय आपको इतनी बातों के बारे में जानकारी नहीं थी, जो आजकल के बच्चे जो हैं अपने स्मार्टफोन से पता कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी पता कर सकते हैं, इंटरनेट से जान सकते हैं। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। या आपको पता ही है, हमारे पास भी छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक हैं, और जैसे आप एक बालिका को जो है, करिश्मा को प्रायोजित करते हैं, उसकी शिक्षा को, जो कि स्नातक में है। तो इन हमारे पास वैरायटी ऑफ एजेस है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन चीजें होंगी जो आप, जिसके लिए उनको कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं। मैम, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा, सुजाता मैम ने, कि एक तो उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करनी, किताबें पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं इसे बिल्कुल सही मानता विक्टर जी, हूँ। मैं एक बार आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आपका माइक शायद दूर है क्या? क्योंकि आपकी आवाज सुजाता जी जितनी तेज नहीं आ रही है, मुझे ही लग रहा है। यार, माइक थोड़ा सा पास कर लें। जी। हाँ जी मैम, ठीक है। हाँ जी जी। हाँ मैम, मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं अभी स्कूल लाइफ में हैं या कॉलेज लाइफ में हैं, तो अभी तो आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, और साथ में जो आपकी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे फोकस करना चाहिए। और साथ में जैसा अभी सुजाता मैम ने कहा कि जो स्किल्स के लिए आपको डेवलप करनी है, तो उसके लिए भाषा पर पकड़ के लिए आपने भी कहा, भाषा के लिए सुनना, बोलना और पढ़ना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए जो आपकी किताबें हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, किताबों पे ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो एनसीईआरटी में स्पेशल कॉलम भी बने रहते हैं कि आओ करके सीखें, वो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं स्कूल लाइफ में, तो उनको हमें जी। जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जोड़ के उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसे अभी अलग-अलग एज ग्रुप के हमारे साथ में भाई-बहन हैं, कुछ 6th, 8th, 10th, 12th या कुछ कॉलेज भी कर रहे हैं। तो आप लोग अभी जिस भी क्लास में हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें करें। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो पसंद है, आप वो कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि अपने साथ वालों को देख के या अपने घर वालों के प्रेशराइज़्ड होके आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर लें जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि अगर आपका किसी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उसी फ़ील्ड को चूज़ कीजिए। जैसे
अभी मैं कुछ समय पहले ये देखता था कि जैसे किसी ने आर्ट साइड चूज किया, सपोज दैट 10th में 11th में जाके आर्ट साइड चूज किया, तो सोशल जो हमारा समाज है थोड़ा सा कंपेयर सा करने लगता है कैंडिडेट्स को कि यार ये आर्ट साइड वाला है। मतलब हम ही भी कह देते हैं कि मैंने मैथ्स है, उसने बायो लिया है, उसने आर्ट्स लिया है, उसने कॉमर्स लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी पोस्ट में है वो आर्ट साइड वाले हैं। लेकिन वो क्या होता है कि हमारा माइंड सेट एक ऐसा होता है स्कूल लाइफ में भी ऐसा बताया जाता है जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो साइंस वालों को एडमिशन दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में आर्ट ही नहीं है। आर्ट कहाँ है? जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे आर्ट्स है। तो एक तो ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, मतलब सोशली भी हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमें, क्योंकि पता ही नहीं है, जो स्टूडेंट अभी 9th 10th में पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं है कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है, किसका क्या स्कोप है और कैसा है। तो एक तो आप कोई भी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहली चीज ये है। और हर स्ट्रीम में आजकल ऑप्शन है। अभी आजकल ऐसा नहीं है कि आप साइंस ही चूज करो तो ही आपका स्कोप है, आप आर्ट ही चूज करो तो ही आपका स्कोप है। आप कोई भी फील्ड पे आ जाइए, हर फील्ड में आपके लिए जॉब्स हैं, हर फील्ड में आपके पास अच्छी एजुकेशन है, हर फील्ड में आपके लिए अच्छे कोर्सेज हैं। जितना जो कोर्स आप एफर्ट कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ में, उतनी कीजिए। क्योंकि ये जो मेहनत है आप अभी करेंगे, स्कूल लाइफ के जो दिन होते हैं सबसे अच्छे दिन होते हैं। हमें खासकर उस टाइम पे लगता है कि डेली सुबह उठना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, चीजें। स्कूल में हमारे टाइम पे तो मार वार भी पड़ती थी, तो वो चीजें होती थी। तो स्कूल जाने से मतलब ऐसा लगता है कि कब स्कूल पूरा होगा, कब हम इंटर पास करेंगे और कब यहाँ से निकलें। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी हमें अपने सबसे अच्छे दिन अगर हम याद करें तो स्कूल लाइफ के दिन या कॉलेज लाइफ के दिन हमारे सबसे सुंदर दिन है, सबसे अच्छे दिन थे, जहाँ पे हम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, अपने आप को डेवलप कर सकते थे। और परिस्थितियां भी ऐसी थी कि हम उन परिस्थितियों के साथ में अच्छा कर सकते थे। तो आपको बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि इंटरेस्ट के साथ में उनको चीजें चूज करनी चाहिए, भले ही कोई भी स्ट्रीम हो। आप भले ही कल के दिन अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। और एक चीज ये भी बैरियर आती है स्टूडेंट्स के साथ में, जैसे हमारी धाद अभी संस्था है, तो धाद संस्था के द्वारा स्टूडेंट्स की हेल्प की जा रही है। मतलब जो स्टूडेंट उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि वो टैकल कर पाए, तो बाद में उनके लिए एक परेशानी ये भी आती है कि जब वो इंटर पास करते हैं उसके बाद में वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या स्ट्रीम चूज करना चाहिए, कहाँ पे उनका फ्यूचर बन सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मैं गवर्नमेंट के सेक्टर में जाना चाहूँ, तो फिर एक दिमाग में ये आता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को उतना समय दे पाऊँ। या फिर कुछ कैंडिडेट छोड़ते हैं कि यार हाँ मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे सपोज डेट अभी अगर आप इंटर करते हैं, कोई भी हमारे जो छोटे भाई बहन अभी जैसे इंटर में हैं, तो अभी के हिसाब से आप टेक्निकल स्ट्रीम पे भी जा सकते हैं और नॉन टेक्निकल स्ट्रीम पे भी जा सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रीम पे सबसे अवेलेबल कोर्सेज जो इजी कोर्सेज हैं आपके लिए वो है आईटीआई, अच्छा स्कोप है और जॉब प्रोफेशन के लिए अच्छा है। दूसरा है डिप्लोमा। डिप्लोमा मैंने खुद ही डिप्लोमा किया हुआ है। और डिप्लोमा आप किसी भी ट्रेड से कीजिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सेक्शन में। ये सेक्शन ऐसे हैं जिससे आपके गवर्नमेंट में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं। या फिर आप उससे हाइयर आप चीजें कर सकते हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक के बाद में आप इन्हीं चीजों से आप बीटेक कर सकते हैं। ऐसे ही मेडिकल के फील्ड में कुछ हमारे दोस्त जाना चाहेंगे तो मेडिकल वाले फील्ड में वो अच्छा कर सकते हैं। मेडिकल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, डी फार्मा है, फिर बी फार्मा है, इन सेक्टर्स में है, फिर उससे आगे एमबीबीएस है। और ऐसे ही अगर हम आर्ट सेक्टर में देखें तो आप नॉर्मली बीए कर लीजिए और बीए करने के बाद में आप नेट की तैयारी कर सकते हैं, जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे आप कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद में आपके पास में कॉर्पोरेट लेवल का भी आइडिया हो जाता है और आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे कोई एग्रीकल्चर लेते हैं तो मतलब हर फील्ड वालों के लिए ऑप्शन है। और आजकल तो हमारे उत्तराखंड स्टेट में खासकर मैं कहूँगा कि अच्छी चीज ये हो गई है कि उत्तराखंड में हमारी हर सेक्टर में जॉब्स आती हैं और हर जॉब्स की जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग है। कॉमर्स वालों के लिए अलग जॉब है, एग्रीकल्चर के लिए अलग जॉब है, बायोलॉजी के लिए अलग जॉब है। हर किसी कैंडिडेट के लिए जो हाई स्कूल पास से लेके 12th पास से लेके ग्रेजुएशन से लेके नॉर्मल जो आपका ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से हो, हर सेक्टर के लिए जॉबें हैं। अगर आप गवर्नमेंट में भी जाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर तो आप लोगों के लिए हमेशा से खुला हुआ है, आप किसी भी फील्ड से उनमें जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको अपनी जो मेहनत है अपनी एजुकेशन पे मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई पर मेहनत करनी चाहिए, किताबों के साथ में समय गुजारना चाहिए और किताब पढ़ने के साथ साथ ही आपको अपनी मेंटली हेल्थ का भी ध्यान रखना है। खेलना बहुत जरूरी है। जो मैम ने जैसे बोला कि हम मोबाइल आजकल क्या चल रहा है कि हम भी ये देखते हैं कि जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारा डेली का ही रहता था कि शाम को खेलने जाना है या घूमने जाना है, छुट्टियां पड़ती थी, सुबह भी खेलते थे, शाम को भी खेलते थे। लेकिन आजकल कुछ मैंने आज छोटे बच्चे भी देख रहा हूँ मैं, या हम हमसे जो छोटे भाई बहन हैं, तो वो फोन में ही सिमट के रह गए हैं, फोन में ही ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, जो कि आपके लिए मेंटली भी सही नहीं है। देखिए फिजिकली तो वो आपके लिए हार्मफुल है ही है, लेकिन मेंटली भी वो आपके लिए हार्मफुल है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बीच में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हुए थे
कि मेंटली मतलब बच्चों को तक आजकल मतलब एडिक्शन हो जा रही है फ़ोनों की। जो छोटे बच्चे हैं वो बिना फ़ोन देखे हुए खाना नहीं खा रहे हैं। यही चीज़ें जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, पहले वो छोटा बच्चा है तब से उसके हाथ में फ़ोन है, फिर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर वो चीज़ें उनके साथ में बढ़ती हुई जा रही है। बच्चों को बहुत छोटी उम्र में आँखों में चश्मे लग जा रहे हैं, आई साइट वीक्स हो जा रही है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो फिज़िकल आपके गेम्स हैं, वो आपको ज़्यादा प्रेफ़र करने हैं। भले ही आप कहीं पर भी हों, आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, भले ही आप रनिंग कीजिए, कोई भी छोटा-मोटा खेल खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए या आप साइक्लिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अपने फिज़िकल के साथ में भी आपको चलना है और मोबाइल फ़ोन को जो ये ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया आपको अभी कम उम्र में जो ख़ासकर हमारे छोटे भाई-बहन हैं, वो सोशल मीडिया के अभी उनको पता ही नहीं है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनके डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है? तो वो बेनिफिट्स को ना देख के फिर वो जब आप छोटी उम्र में उन चीज़ों पर चले जाते हैं, जहाँ पर आपको क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है कि उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। हालाँकि सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमें वह खुशी देती है जो हम चाहते हैं और इसीलिए जैसे मैम ने अभी बोला कि 10 घंटे गुज़र जाते हैं, वो हर किसी के साथ होता है। आप भी कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक तो पता ही नहीं चल रहा और छोटी एज ऐसी होती है कि उसमें जो हमारे छोटे भाई-बहन हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको ये पता नहीं चल पाता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया ही क्या होता है कि वहाँ से आपके सोचने का तरीका और आजकल सोशल मीडिया इतना सेफ भी नहीं है तो इसलिए बच्चों से मैं यही कहूँगा जो हमारे छोटे भाई-बहन हैं कि अभी आप लोग मोबाइल फ़ोन्स का जितना कम से कम यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों को फिज़िकल हेल्थ पे अपना ध्यान देना है। आप लोग शाम को गेम्स खेलिए, मोबाइल फ़ोन पे गेम्स ना खेलिए, बाहर जाके गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, साइक्लिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, उससे आपका मेंटली डेवलपमेंट भी होगा, आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप फिट रहेंगे। अगर आप सपोज़ दैट आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी जो आइज़ है वो कॉन्संट्रेट है, आपका माइंड कॉन्संट्रेट है, आपने 1 घंटा, 2 घंटा आपने जो भी पढ़ाई करी, स्कूल्स में सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल्स के बाद में घर आके होमवर्क करना रहता है। उसके बाद में जब आपके पास में खाली टाइम है, अगर आप उसमें खेल के ना अपनी बॉडी पे काम ना करके आप दोबारा से अपने माइंड को और अपनी आइज़ को एक मोबाइल फ़ोन पे फ़ोकस करके देख रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है मतलब, कि आपकी बॉडी क्या है, वो वर्किंग है, आपका माइंड क्या है, वर्किंग है, मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन के साथ में वर्किंग है। आप सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ आप एक्स्ट्रा कर ही नहीं पा रहे हो। आपके जो चीज़ें आप हैं, डेली आप वही लाइफ़ कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन आपका माइंड वही रिस्पॉन्स कर रहा है जो आप पढ़ाई करते हुए कर रहे हो। वहीं आप गेम्स खेलोगे, तो गेम से आप में चीज़ें डेवलपमेंट होती है, टीम लीडर की क्वालिटी आप में एक डेवलप हो जाएगी, कि आप किसी टीम के कैप्टन हो या कभी आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आएगी कि मुझे यहाँ पे कैसे करना है, फिर आप घर आएँगे, आप सोचते थे जैसे मुझे अभी भी ध्यान आता है जब हम खेलने जाते थे, तो शाम को किताब खोल के यही ध्यान आता था कि आज मैं ऐसे आउट हुआ तो मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो वो चीज़ें उससे हमारी क्या होती है, एक सोचने की स्किल भी डेवलप होती है। आप पढ़ाई सही में हमेशा बात तो ध्यान है। लगते नहीं, नेक्स्ट टाइम यही होता है, हर किसी के साथ मुझे ऐसा ऐसा होता होगा कि हम किताब खोलते हैं तो पूरी किताब का ही ध्यान नहीं रहता और पारी पूरी दुनिया हमारे दिमाग में चलती है। तो ये चीज़ें गेम से भले ही ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपको एक क्या रहता है, अगले दिन के लिए इंटरेस्ट रहता है कि यार हाँ, अगले दिन स्कूल जाना है, शाम को घर जाना है, खेलना है। तो ये चीज़ें हमें मतलब मेंटली भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाती है और लाइफ में देखिए बहुत बुरे-बुरे फेजेस आते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, हमारे खुद ही बहुत अच्छे दोस्त थे, जो इतने अच्छे स्टडी में थे, लेकिन बाद में जाकर के कुछ टाइम के बाद उनके साथ में पता नहीं ऐसी कुछ घटनाएँ हुई कि वो प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको बचपन से ही ऐसे बनना है, अपने आप को रफ़ बनाना है, टफ़ बनाना है। जितना आप अपने आप को टफ़ बनाएँगे, जितना आज अपने आप पर आप काम करेंगे, आप लाइफ़ में उतनी ही सक्सेस अचीव करेंगे और सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ पाएँ ही, आपकी नौकरी लग जाए या आप कुछ ये करें। सक्सेस कुछ भी हो सकती है, हर किसी के लिए सक्सेस अलग-अलग है। तो सही बात सक्सेस का है। मतलब आप आज ये ना समझें कि आप जॉब ही करेंगे, कल के दिन आपको पढ़ाई करके जॉब ही करनी है, कुछ ऐसा ही करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, आप कुछ भी कर सकते हो। बस अभी जो आप कर सकते हो, अभी आपको प्रेज़ेंट में आपको अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। आप जिस भी क्लास में हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि आप उस क्लास से अच्छा सीखें और जितनी अच्छी स्टडी दोस्तों आप अभी करेंगे अपने इंटर क्लास होने तक, उसके बाद में आगे जाके आपको उतनी ही आसानी रहने वाली है। अगर आप अभी अच्छी स्टडी नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें करने में। अभी हमें लगता है कि यार चलो पास होने के लिए पास हो जाते हैं, पास तो हो ही जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब हम कभी कॉम्पिटिशन की तैयारी में आते हैं, फिर हमें लगता है जब वो पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है दोबारा से, कि यार फिर से ये एनसीईआरटी पढ़ो, फिर से जैसे हमने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा भी ऐसे ही कर लिया था। फिर बाद में जब कॉम्पिटिशन की तैयारी में आए तब पता चला कि डिप्लोमा की किताबें लो। डिप्लोमा के टाइम पे हमने किताबें ली नहीं, उस समय भी हम सॉल्व पेपर लिए और बाद में फिर डिप्लोमा के बाद में जब कॉम्पिटिशन में आए तब किताबें लेनी पड़ेगी कि चलो अब किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए पहले से ही किताबों के साथ में जिए। मैम ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि स्किल डेवलपमेंट हो, किताबें पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा अपने छोटे भाई-बहनों को कि आप इस टाइप से थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगी मेरी तो उन्हें अपनी लाइफ़ में आप उतार सकते हैं। बहुत सुंदर विचार आपके हैं अपने छोटे भाई-बहनों के लिए और हमारे पुनरुत्थान के बहुत से बच्चों के लिए, साथ ही जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हों, अभिभावक या बच्चे, तो उनको आज विमल जी ने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई कि आपका अ,
रुचि जिस तरफ हो उस चीज़ को आप करिए, उसी स्ट्रीम में जाइए और उसी सब्जेक्ट को चूज़ करिए, वही विषय आपके होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है और साथ ही पूरे सर्वांगीण विकास के लिए आपको आपका दिमाग भी मजबूत हो, आपकी मानसिक शक्ति बढ़े, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़े, इस पर आपको काम करना चाहिए। खेलना बहुत ज़रूरी है और खेलने से जो है जैसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर हम खेल-कूद पर भी इस उम्र में ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई तो है ही आपके साथ, साथ में आप और भी किताबें पढ़ें, लोगों से मिलें-जुलें, बातें करें और जैसा विमल जी ने कहा है कि खेलने पे खूब ध्यान दें क्योंकि खेलने से भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम कोई टीम गेम खेल रहे हैं, तो हमें उसमें ये पता चलता है कि अपने साथियों के साथ समायोजन कैसे करें। जैसे विमल जी ने बताया कि मैं कभी हार जाता था तो सोचता था क्यों अच्छा ऐसा करता तो शायद नहीं हारता। तो बहुत से दिमाग में प्रश्न चलते हैं और उनके उत्तर और समाधान हमको खुद ही मिल जाते हैं जब हम उनको सोचते या विचारते हैं। तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, आशा है हमारे बच्चों को ये प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने में। अब मैं सुजाता जी से अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए आपका कोई विशेष संदेश है, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? आप उनका मार्गदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगी? लड़कियों के लिए स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज सक्षम बनिए। आप हर चीज दूसरे पे मत डिपेंडेंट रहिए। जिंदगी आपने जीनी है। आपको ये नहीं मालूम है कि आपने आगे क्या क्या आपकी डिफिकल्टीज आएंगी और थोड़ा अपने अपने बिहेवियर में और सब चीज अपनी एटीट्यूड में लचक लाइए। थोड़ा सा हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, इसलिए नहीं कि कल ससुराल जाके क्या होगा वो बाद में देखते हैं, लेकिन आपने हर जगह कॉम्प्रोमाइज या लचक ना हो तो आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आप सीख नहीं सकते हो। आप तभी सीख सकते हो कि जब आप दूसरे से आप ये सोचते हो हाँ ये मुझे कुछ सिखा सकता है। व्हेन यू ओपन टू लर्निंग देन यू विल बी एबल टू लर्न। आपको ये जरूर सीखना है और आपने फिजिकल साइड पे बहुत ध्यान देना है। सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ स्किल डेवलपमेंट भी है और उससे ज्यादा आपको अपने फिजिकल डेवलपमेंट इन द सेंस लाइक आप पार्क्स में जाइए, आप जनरली सीनियर सिटीजन्स को देखते हो, आप यंगर चिल्ड्रन को नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो? हेल्थ क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की इम्पोर्टेंट है, बच्चों की नहीं है ना? बट बच्चे तो सिर्फ अपने मोबाइल पे ही हैं। सारा गेम उनका मोबाइल पे है, सारे दोस्त उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। उनके ऑफलाइन फ्रेंड्स कौन है? दोस्ती बनाओ। जब आप दोस्त बनाते हो कुछ चीजें आपकी दोस्त की अच्छी लगेंगी और कुछ नहीं अच्छी लगेंगी, और जब आपको वो चीज नहीं अच्छी लगेगी आप उसमें एडजस्टमेंट सीखते हो। और वो एडजस्टमेंट आप चाहे ऑफिस हो चाहे आपका कहीं हो, पूरी जिंदगी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो आप एडजस्ट करते ही हो। वो एडजस्टमेंट स्किल्स जरूर होनी चाहिए आप में। बहुत सुंदर तो सुजाता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें समायोजन करना चाहिए और समायोजन और समझौता जो है वो एक अपनी सीमा में रह करके करना चाहिए। नहीं तो अगर आप समायोजित नहीं रहेंगे, दूसरों के साथ समझौता नहीं करेंगे तो आप अलग-थलग पड़ जाएँगे। आपको बहुत अच्छी बात ये भी कही कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ भी समायोजन बैठा के रखना पड़ता है और एक समझौता-सा करना पड़ता है। थोड़ा बहुत आपको इस बारे में भी अपने दिमाग से जो है एक तरह से तैयार रहना चाहिए। अपने दिमाग को इस तरह से भी तैयार करना चाहिए कि हर बार हमारा कहना नहीं माना जाएगा, हमें भी कभी किसी का कहना मानना पड़ेगा और अगर किसी भी टीम के साथ जब आप काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोगों का भला किस चीज़ में हो रहा है उस पर फ़ोकस किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी एक बचपन से ही सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल ऑफ सडन आप नहीं सीखते। परिस्थिति तो हालाँकि सब कुछ सिखाई देती है, कैसी भी परिस्थिति आपको पड़े तो आपको उसमें अब जूझना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये सारी बातें पहले से अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं, तो वो आपको काफ़ी सरल हो जाती हैं और आप का व्यक्तित्व जो रहता है, वो दूसरे लोग उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको दिक्कत नहीं होती और अपने न चारों ओर का जो वातावरण होता है, वो भी काफ़ी सकारात्मक हो जाता है। लोग आपके व्यक्तित्व को समझते हुए और आपके गुणों को देखते हुए
आप पर विश्वास करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये छोटी-छोटी बातें ही जो है आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। तो आज की वार्ता हमारी बहुत सार्थक रही और विमल जी और सुजाता जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने आज हमारे बच्चों को बहुत सी बातें छोटी-छोटी सिखाई, जो कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ जो है आपने जो अपने अनुभव आज हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, तो उससे भी हमारे दर्शकों को बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद। अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे पुनरुत्थान के कार्यक्रम में हम अपने तरफ से बहुत से बच्चों को जो हमें प्रायोजक मिल जाते हैं, हमारे समाज में ही रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी बच्चों की शिक्षा में सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे बच्चों को ₹100 से भी सहायता दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो कक्षा कोना का जो हमारे पुनरुत्थान के कार्यक्रम में चलता है, उसमें भी अपना सहयोग कर सकते हैं। इस सभी बातों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।